तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो किसकी क्लास है आज? आज है केमिस्ट्री की क्लास। हाँ, बस ऐसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज है केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? तो मैम आप केमिस्ट्री में आपने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल। क्या स्टार्ट किया था हमने? पीरियोडिक टेबल, है ना। अब पीरियोडिक टेबल कैसे बना, तो उसकी हिस्ट्री पे अपन चलते हैं थोड़े से। इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। बच्चों मैंने कल आपको बताया होगा, नहीं बताया तो एक बार एक बात सुन लो। पीरियोडिक टेबल और मेटल नॉन मेटल, दो ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, इन दोनों को आपने कर लिया, आपकी 40 से 45% केमिस्ट्री आपकी खत्म, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। 40 से 50% आपकी केमिस्ट्री इन्हीं दो चैप्टर से खत्म हो जाती है। तो ध्यान से पढ़ना है, मैं एकदम स्लो पढ़ाऊंगी, ज्यादा ऊपर से भी नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है केमिस्ट्री। तो मैं एकदम ईजी वे में पढ़ाऊंगी। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत ईजी केमिस्ट्री आती है, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछा जाता है। चलो, तो पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस नेचर में, कुछ नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं और बहुत सारे पुराने भी हैं। तो एक एक एलिमेंट को पढ़ना जरूरी नहीं है, इन एलिमेंट्स को हमने ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। इसलिए मैम एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी करना इजी हो जाए तो हमने एक टेबल बना दी। अब ये टेबल बहुत आसानी से तो नहीं बनी होगी, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, जरा बताओ, कल हमने पढ़ाया था सबसे पहला एफर्ट किसने लगाया था? मैम डोबे राइनर जी ने लगाया था। पहला एफर्ट किसने लगाया था? डोबे राइनर, स्पेलिंग डोबे राइनर जी ने लगाया था। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी में आप देख लेना। डोबे राइनर जी ने फर्स्ट एफर्ट लगाया और इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स। कितने ट्राइड्स बनाए थे? 5। सक्सेसफुल कितने थे? 4। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जी आए, कौन से? अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और इन्होंने कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसके भौतिक और रासायनिक गुण वापस रिपीट होकर आएंगे, लेकिन कौन से नंबर के एलिमेंट पर? 8वें। तो कहने का मतलब है पहला और 8वां एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी। ये किसने बताया? न्यूलैंड जी ने। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से आए थे हमारे? मेंडलीव जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा कि यहां पर नेक्स्ट साइंटिस्ट जी जो आए थे वो आए थे मेंडलीव जी। मेंडलीव। और मेंडलीव जी ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब आवर्त सारणी के जनक, क्योंकि मैम सबसे पहले इन्होंने एक टेबल तैयार कर दी थी। इससे पहले जो 2 साइंटिस्ट आए थे वो बना नहीं पाए थे टेबल, वो अपने माया जाल में फंस गए थे, बहुत सारी कमियां थी उनके लॉज में, ठीक है। अब जो आए आपके साइंटिस्ट वो कौन से आए? मेंडलीव जी। और मेंडलीव जी ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी लाइंस अरेंज कर रहा हूं मैं एक टेबल में और कुछ ऐसी लाइन अरेंज कर रहा हूं। अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो खड़ी लाइंस थी ऐसी वाली, ये खड़ी लाइन को हमने कल क्या नाम दिया था? मैम आपने इन खड़ी लाइन को क्या नाम दिया था? वर्टिकल लाइंस। और इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हम? हमने कल नाम दिया ग्रुप। इनको बोलते हैं हम ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं समूह है। और ये ग्रुप कितने थे? तो ये ग्रुप थे मैम 8। आपसे पूछ ले कि मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, कितने समूह थे? 8। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ऐसी वाली, इनको हम क्या बोले थे कल? इनको हमने नाम दिया था मैम पीरियड। इनको क्या नाम दिया था? पीरियड। और इनको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? आवर्त। और आवर्त कितने थे? 7। आवर्त कितने थे? 7। और यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स थे उस टाइम पर? तो आप बताओगे जब पीरियोडिक टेबल बना था तो टोटल कितने तत्व थे? ओनली 63 एलिमेंट्स, 63 तत्व थे। तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स को कुछ इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इनके लॉ किसके आधार पर था? मैम कल आपने बताया था इन्होंने जो नियम दिया था वो क्या दिया था? वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम?
परमाणु भार या भार, देखो केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक ही होता है, फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अलग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैडम आप मेरी पीरियोडिक टेबल में चाहे टॉप टू बॉटम आओ, ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाओ, अब राइट टू लेफ्ट नहीं आना है, ठीक है, चाहे तो आप लेफ्ट से राइट जाओ मेरी पीरियोडिक टेबल में, चाहे आप टॉप टू बॉटम आओ, एटॉमिक मास विल बी इंक्रीज्ड। कहने का मतलब है इन तत्वों को ऊपर से नीचे आओ या बाएं से दाएं जाओ, परमाणु भार हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। ये बात किसने बोली, मेंडलीवजी ने। तो मेंडलीवजी ने जो लॉ दिया उसको पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, उसको आवर्त नियम बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, उसके एटॉमिक मास पर। और मैं इस तरीके से यहां पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं कि आप यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ, एटॉमिक मास विल बी इंक्रीज। ये बात किसने बताई, आपके मेंडलीवजी ने। इसीलिए हमने इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल दिया। क्या बोल दिया, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको दिखाती हूं इनकी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इनकी पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊं तो यहां देखो बोर्ड पे, कैसे निकलेगा, ये रही, ये मेंडलीवजी की पीरियोडिक टेबल है। ध्यान से समझना क्या क्या समझाना चाह रही हूं मैं, यहां पर कुछ चीजें आपको समझाना चाह रही हूं। देखना बच्चा, मैंने बोला कि ग्रुप कितने हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में, 8। 8 क्या है, समूह है। वाइट कलर के पेन से दिख रहा है ना, चलो लाल कलर का पेन ले लेती हूं, नहीं दिख रहा होगा। 8 तो ग्रुप हैं, और उसके बाद पीरियड कितने हैं तो आप बताओगे 7। आवर्त कितने हैं, 7। ग्रुप 8 कैसे हुए, तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जहां जहां इस पीरियोडिक टेबल में आपको पिंक कलर दिख रहा है, गुलाबी कलर दिख रहा है, उसको भूल जाओ। ये गुलाबी कलर को आपको देखना नहीं है, ये खाली स्पेस था। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस भी रखा था, खाली जगह रखी थी, और ये सबसे अच्छा कैरेक्टर था इनकी पीरियोडिक टेबल का। क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई आज 63 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल तो बहुत सालों साल चलने वाली है, तो इन फ्यूचर धीरे 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 कुछ नए एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बना सकते हैं लोग, कुछ लोग अपने आप बना लेंगे, कुछ नए नए एलिमेंट मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा कैसे कर दूं कि 63 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बना दूं। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली, कुछ ब्लैंक कुछ स्पेस रखा था, और ये सबसे अच्छा लक्षण माना जाता है इनके आवर्त सारणी का। तो जहां जहां पिंक कलर दिख रहा है वो खाली स्पेस है, इसको काउंट नहीं करना है, बाद में भरा गया। ये बताऊंगी मैं कौन कौन से एलिमेंट से भरा गया, ठीक है। तो पिंक वाले कलर को आपको काउंट नहीं करना है। अब बच्चों सुनो जरा ध्यान से, कितने ग्रुप हैं काउंट करो। पहला ग्रुप, ऊपर से नीचे ऐसे आते हैं तो क्या आते हैं, ग्रुप आते हैं। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8वां, ये 8वां ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ग्रुप कितने हो गए, 8। तो ग्रुप समझ में आ गए आपको, समूह है। अब पीरियड अगर मैं दिखाऊं आपको तो कितने हैं, 7। ये पहला जिसमें हाइड्रोजन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7वां। अब 7वां मैम कौन सा है बताना। तो देखो ये फ्रांसियम, ये वाला काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये तो उस टाइम पर था ही नहीं ना, ये तो खाली जगह रखी हुई थी। तो पिंक वाले कलर को छोड़ दो, ये रहा थोरियम। तो भाई ग्रुप तो है ना, ये ऐसी लाइन, पीरियड तो है ना, ऐसी लाइन क्या होती है, पीरियड। तो देखो थोरियम है, यहां पर बाद में पेलेनियम आ चुका था, ये छोड़ दो, अब भूल जाओ, ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो पीरियोडिक टेबल बना किसका, मेंडलीव का, उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, आपको दिख रहा है साफ साफ शब्दों में। पहला एलिमेंट कौन सा है यहां पर, H फॉर हाइड्रोजन। इस चीज को नोट कर लो अपनी कॉपी में, मेरे साथ नोट्स बनाओ और लिख दो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है, ये क्या है, आवर्त सारणी। तो लिख दो कि पीरियोडिक टेबल PT आवर्त सारणी का जो फर्स्ट एलिमेंट था, पहला तत्व था, वो कौन सा था, H।
लिख दो। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन। अब पूछे लास्ट एलिमेंट कौन सा था, पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी तत्व, आखिरी का मतलब है जो सबसे एंड में, और आखिरी कितने नंबर का होगा, टोटल कितने एलिमेंट्स थे यहां पर, जल्दी से बताओ कितने एलिमेंट्स थे, बताना, कमेंट नहीं करना है, सिर्फ अपने मन में सोच लो कितने एलिमेंट्स थे, 63। तो 63 नंबर पर किसको रखा, एक बार तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया कि मैंडल-लिवजी की पीरियोडिक टेबल में 63 नंबर एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट रखा गया, तो आपको तुरंत याद करना चाहिए था 63 तो लास्ट वाला था, तब आपको क्या पता याद आ जाए। और लास्ट में देखो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, ये रहा यू। तो लास्ट में कौन सा है बताओ जरा, यू फॉर यूरेनियम। तो लास्ट एलिमेंट लिख दो इसका, लास्ट था यू का मतलब यूरेनियम। एक तो लास्ट याद कर लो, एक सेकंड लास्ट भी पूछा जाता है कि पीछे से दूसरा, अंतिम दूसरा तत्व है, तो अगर पूछे सेकंड लास्ट कौन सा था, तो ये लो मैं आपको टेबल दिखाती हूं, यहां पर देखना बच्चों, सेकंड लास्ट ये Pa तो काउंट नहीं होगा, पैलेनियम तो काउंट नहीं होगा क्योंकि यहां पर पिंक कलर से बना हुआ है ये, तो कौन सा काउंट करोगे आप, TH, और TH फॉर थोरियम, TH फॉर थोरियम। ये भी क्वेश्चन नोट कर लो कि जो पीरियोडिक टेबल था उसका सेकंड लास्ट एलिमेंट TH फॉर थोरियम। ये क्वेश्चन हो गए। ग्रुप पूछे तो 8, पीरियड पूछे तो 7। फर्स्ट एलिमेंट टोटल कितने थे, 63। फर्स्ट हाइड्रोजन, लास्ट यूरेनियम, सेकंड लास्ट थोरियम। इतनी बात समझ में आ गई, चलो मैम समझ में आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट क्या बात समझोगे, अब मैंने आपको कहा कि ये जो पिंक पिंक कलर से बनी हुई चीजें हैं इनको हमने बोला था खाली जगह, इनको कहा गया था एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। और किसने रखी थी ये खाली जगह, मैंडल-लिवजी ने। क्यों रखी, क्योंकि भाई इन फ्यूचर भविष्य में कोई नए एलिमेंट आ जाएं, कोई नए तत्वों की खोज हो जाए इन फ्यूचर, तो मैं पहले से स्पेस छोड़ देता हूं, तो आते रहेंगे, यहां ऐड होते जाएंगे, आते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो भविष्य में आगे चलकर वो कौन से एलिमेंट बने। तो बच्चों आप कुछ पॉइंट लिखो यहां पर मेरे साथ, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या क्या, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 4 चीजें नोट करनी है कि जो भविष्य में चीजें रखी गई थी, कौन कौन से, जो स्पेस रखा गया था, तो इन्होंने एक खाली जगह थी, इसका नाम रखा था एका बोरोन। खाली जगह ईका बोरोन, ईका बोरोन। देखो ईका का मतलब यहां पर वही था स्पेस, ईका का मतलब यहां पर था स्पेस, ठीक है। एक खाली जगह रखी, वहां पर ईका बोरोन, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ये है बोरोन, ये है बोरोन फैमिली, ये आपका ग्रुप है कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, ये बोरोन है, B4 बोरोन होता है। और ये खाली जगह थी, ये देखो एक खाली जगह रखी, तो ऐसे पूछा जाता है, इन्होंने ये जो खाली जगह रखी थी इसका नाम रख दिया था ईका बोरोन। अब ईका का मतलब खाली और बोरोन का मतलब बोरोन फैमिली, मतलब इस फैमिली का पहला एलिमेंट बोरोन है, तो फ्यूचर में कोई ना कोई इसकी जगह एलिमेंट नया खोजा जाएगा तो उसको रख देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो यहां पर ईका बोरोन मतलब जो खाली जगह रखी गई थी बोरोन फैमिली में, उसको भविष्य में, फ्यूचर में कौन से एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया गया था। यहां पर सिंबल लिखा हुआ है SC होता है स्कैंडियम। तो आपका क्वेश्चन क्या बना कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, जो आवर्त सारणी थी, उसमें ईका बोरोन, मतलब ईका का मतलब खाली, बोरोन का मतलब बोरोन फैमिली में एक खाली जो जगह थी उसको बाद में कौन से एलिमेंट से रिप्लेस किया गया। तो आप लिख दीजिए ईका बोरोन को रिप्लेस किया गया था स्कैंडियम। हिंदी में भी सेम नाम है इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। और सिंबल क्या था, SC, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट रखा इन्होंने ईका सिलिकॉन। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ईका सिलिकॉन था उसको बाद में किससे रिप्लेस किया गया, था। इसको रहने दो, सीधा लिख लो, ठीक है। ईका सिलिकॉन को बाद में कौन से तत्व से रिप्लेस कर दिया गया, आप लिखेंगे जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब मेटलोइड होते हैं, आगे पढ़ाएंगे। सिंबल GE, देखो GE होता है, GA मत कर देना, वो गैलियम बन जाता है। नेक्स्ट बचा तीसरा स्पेस रखा गया था, तो वो था ईका एल्यूमिनियम।
ईका एल्यूमिनियम, ईका या हिंदी में ऐका लिखा जाता है, एल्यूमिनियम। और इसको किससे रिप्लेस किया गया था? इसको गैलियम से रिप्लेस किया गया था, और गैलियम का सिंबल होता है Ga। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो याद रखना ईका सिलिकॉन को रिप्लेस करके वहां पर जर्मेनियम आ गया था बाद में, जब जर्मेनियम की खोज हो गई। जो बोरॉन था, ईका बोरॉन, बोरॉन नहीं, बोरॉन तो अपनी जगह है, पहले था वहां पर आ जाए, लेकिन जो बोरॉन की फैमिली में जो एक खाली स्पेस पड़ा था उसको स्कैंडियम से रिप्लेस कर दिया। ईका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फैमिली में एल्यूमिनियम के पास जो खाली स्पेस था उसको गैलियम से भर दिया गया। और एक था बच्चा यहां पर ईका मैग्नीशियम, ईका मैग्नीशियम, इसको किससे भरा गया? इसको भरा गया टेक्नेशियम, टेक्नेशियम। तो लेट्स लिख दो टेक्नेशियम, TECTENIUM, और TE इसका सिंबल होता है। ये चारों पॉइंट TC होगा, टेक्नीशियम ना, TE नहीं, हाँ TC, ये लो। तो ये चारों पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहां से डायरेक्ट। तो आप बता देना कि ईका बोरॉन को आगे चलकर भविष्य में स्कैंडियम से रिप्लेस कर दिया गया, ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम से, ईका एल्यूमिनियम को गैलियम से, और ईका मैग्नीशियम को टेक्नेशियम से। ठीक है, हो गई बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो मैम ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, क्या अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे इनकी पीरियोडिक टेबल में कमियां। अब जानते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। वो बात अलग है कि इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी, और हालांकि बहुत सक्सेस भी हो चुकी, क्योंकि उन्होंने पीरियड और ग्रुप की बात कर दी, 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, लेकिन कुछ कमियां तो यहां पर भी थी, और उन कमियों को बोलेंगे हम लिमिटेशन। उन कमियों को बोलेंगे हम क्या? ये लिख लेना चारों, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उन कमियों को बोलेंगे लिमिटेशन, कि भाई जो पीरियोडिक टेबल बना था उसमें क्या लिमिटेशन आ गई थी, या कमियां, या आप लिख दो डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। दो मेन कमियां थी बच्चों, दो मेन थी। क्या क्या? ध्यान से सुनना। इन्होंने अपने मुंह से ही एक बात बोली थी कि मेरी पीरियोडिक टेबल में चाहे आप टॉप टू बॉटम आओ, चाहे आप ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास विल बी इंक्रीज्ड। बोला था कि एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा। खुद ने बोली थी इन्होंने बात, और अपने ही बात में ये फंस गए, अपनी ही बात में फंस गए। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? तो अब देखो मैं आपको बताती हूं कि कैसे ये अपनी बात में फंस गए। तो ये फंस गए थे पहले केस में। कहां? सही चल रही है क्लास? एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने कमेंट ना ऑफ करवा रखा है। ठीक है, चलो आओ। हाँ देखिए, मैंने बोला, मैंने नहीं, आपके मेंडलीव जी ने बोला कि यहां से यहां आओ, यहां से यहां आओ, एटॉमिक मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। अपनी बात में कहां फंसे? ये देखो बच्चों, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो एलिमेंट देखो। CO कौन सा ग्रुप है? ये 8वां ग्रुप। 8वें ग्रुप को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, चलो देखो, इतना आपको नहीं, इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। देखो, CO सिंबल होता है कोबाल्ट का, और Ni होता है निकिल, Ni होता है निकिल। बच्चों मैंने बोला कि लेफ्ट से राइट में जाओगे तो एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोबाल्ट का क्या होगा? कम, और निकिल का क्या होगा? ज्यादा। भाई लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो एटॉमिक मास तो बढ़ेगा ना। देखो, इसका कम, फिर इसका ज्यादा, इसका कम, फिर इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, ऐसे ऐसे ज्यादा होता जाएगा। लेकिन कोबाल्ट और निकिल में देखो, ध्यान से सुनना, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकिल का है 58.69 होता है। तो अप्रोक्स हम उसको 7 में काउंट कर लेते हैं। 58.69 होता है तो अप्रोक्स उसको 58.7 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ज्यादा किसका होना चाहिए था? निकिल का, और ज्यादा है किसका? कोबाल्ट का। तो ये तो क्या निकल गई? कमी निकल गई। किसकी पीरियोडिक टेबल में? आप बताओगे
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो डीमेरिट था वो कौन कौन से तत्वों के बीच में था, आप बताएंगे कोबाल्ट एंड निकिल में। कैसे मैम? कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, मतलब अप्रोक्स आप बता सकते हैं 58.9, और जो निकिल था उसका 58.69 होता है, लेकिन अपन अप्रोक्स उसको 58.7 में, इतना वेरिएशन एटॉमिक मास में काउंट हो जाता है। होना चाहिए था ज्यादा किसका? निकिल का, जबकि होता है किसका? कोबाल्ट का। तो इन्होंने पहले कोबाल्ट को रख दिया और निकिल को बाद में रख दिया, तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की क्या निकल गई? कमी निकल गई, डीमेरिट निकल गया। किसकी पीरियोडिक टेबल का? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऐसी आगे और भी बहुत सारे इन्होंने एलिमेंट्स में करी थी। ये तो एक बताया है मैंने, मेन जो हाईलाइट किया गया था ना वो कोबाल्ट और निकिल का ही किया गया था। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया आपको? चलो मैम, तो इस चीज को आप यहाँ पर और भी बहुत सारा में निकला था। देखो एक इसमें यहाँ पर देखोगे ना आप, ऑस्मियम वाला, ये देखो ऑस्मियम का कितना है? 194। बाद में इसका कितना दिखा रखा है? 192, जबकि होना किसका चाहिए था? ज्यादा, सबसे ज्यादा तो यहां आना चाहिए था, फिर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम। तो देखो एक ये भी दिक्कत थी यहां पर इनके पीरियोडिक टेबल में। ऐसे बहुत सारी 2-3 जगह ये एटॉमिक मास ज्यादा वाले को पहले रख दिए और पहले कम वाले को बाद में रख दिए, इसलिए बच्चों इनकी पीरियोडिक टेबल फेल होने के आसार बढ़ने लगे। पहला लिमिटेशन मेन यही है, बस एग्जाम में यही आता है, आप एग्जाम में यही याद रखना, एग्जाम में आपको यही याद रखना है। एक यहाँ पर भी हुआ था, आर्गन और पोटेशियम वाला भी हुआ था, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं कि पोटेशियम का 39.1 है, आर्गन का 40 है, तो आपने आर्गन को, चलो ये आर्गन तो उस टाइम पर था नहीं, पिंक कलर से दिखा रखा ना, था नहीं, पर बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना ना उस टाइम पर ये सब सारी चीजें फेल होने लग गई। चलो इनकी पीरियोडिक टेबल तो यहां से स्टार्ट हुई ना, पोटेशियम से, क्योंकि पिंक कलर का मतलब क्या है? खाली जगह, लेकिन बाद में आर्गन की तो खोज हुई ना, और आर्गन पोटेशियम से पहले आता है, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, आर्गन 18 पे आता है, तो पहले किसको रखेंगे हम? आर्गन को, जबकि आर्गन का एटॉमिक मास तो ज्यादा होता है, तो अब कैसे रख सकते हो आर्गन को? पहले किसको रखोगे? पोटेशियम को रखो। लेकिन इनकी जब तक आर्गन की खोज ही नहीं हुई थी, तो इस बात को तो हम वैसे ही काउंट नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मेन थी वो यहां पर यही थी बच्चों, क्या? तो आप बताओगे कि कोबाल्ट और निकिल का केस, तो इनकी लिमिटेशन लिख दो। पहली लिमिटेशन लिख दो बच्चों कि कोबाल्ट और निकिल का केस बन गया, इसका एटॉमिक मास क्या था? ज्यादा, और इसका क्या था? कम। अब कम का मतलब इससे कम, वैसे कम नहीं, वैसे तो ज्यादा ही होता है, इससे कम। जबकि पहले, अब बताओ, कोबाल्ट कहाँ आना चाहिए था? यहाँ। निकिल कहाँ आना चाहिए था? यहाँ। इसलिए बच्चों ये पहली लिमिटेशन है पीरियोडिक टेबल की। क्या है ये? पहली लिमिटेशन बनी किसकी? आवर्त सारणी की। लिख दिया कॉपी में कि कोबाल्ट का ज्यादा है तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था निकिल से, लेकिन कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा इन्होंने। किन्होंने? मेंडलीव्स ने। तो ये पहली कमी निकल गई। अब आओ बच्चों, दूसरी लिमिटेशन क्या थी? ये दूसरी तो मेन थी बच्चों, ये मान लो यही मेन थी और यही फेल करने वाली थी। क्या? ध्यान से सुनना मेरी चीजें, अब ना समझते जाना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी। मैंने बोला कि जो आपकी मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके आधार पे बनाई थी? वो मैम एटॉमिक मास के आधार पे बनाई थी। समझ रहे हो आप? किसके आधार पर बनाई थी? एटॉमिक मास, और जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। कल की क्लास में लिखवाया था मैंने कि मेंडलीव्स ने कहा था कि मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। मतलब इनका जो बेसिक मूलभूत जो सिद्धांत था वो किसके अकॉर्डिंग था? एटॉमिक मास। तो भाई हमें तो सारे के सारे एलिमेंट को फिर आगे इन फ्यूचर जितने भी एलिमेंट की खोज हुई उन सबको हमें इसी तरीके से लगाना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट में जाओगे तो बढ़ेगा, है ना भाई? आज तो तुम्हारे पास कितने एलिमेंट हैं? 63 थे, लेकिन इन फ्यूचर तो आपके पास कितने हो गए? आज 118 हो गए। तो ये जो नए एलिमेंट ऐड किए गए हैं उनको भी हमें इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ कि उनका एटॉमिक मास क्या होगा बच्चा? इंक्रीज होगा। तो बाद में इनकी पीरियोडिक टेबल फेल होने लग गई। क्यों फेल होने लग गई?
जब लोग इस नाम को जानने लग गए। अब ये नाम क्या है, कोई बता सकता है मुझे? आइसोटोप्स। सुना है आपने आइसोटोप्स? हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। अब बच्चों आइसोटोप क्या होते हैं, उस चीज को समझने के लिए इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को थोड़ा साइड में भूल जाओ। ये सोच लो कि हम पीरियड टेबल पढ़ ही नहीं रहे अभी अगले 15 मिनट तक मेरी बातें सुनो। आइसोटोप्स। अब बहुत सारे बच्चों को तो इजी भी लगेगी यहाँ पे केमिस्ट्री, तो क्या कर सकते हैं, अब इजी लगेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं। अब देखो बच्चों, व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप समझने के लिए आपको 2-3 बातों का पता होना चाहिए। देखो क्या क्या बातें। एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो ध्यान से सुनो। कोई भी एटम है, ये एटम है, कल बताया था मैंने कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई हैं? एटम से मिलकर बनी हुई हैं, परमाणु से मिली हुई हैं। और परमाणु के अंदर 3 परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता? तो इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहता, प्रोटॉन रहता। बाहर कौन रहते? इलेक्ट्रॉन रहते। नहीं बना आज? कब बनेगा? 8 बजे मिल जाएंगे सारे? ले आए? ठीक है, अभी रखो, बाहर रख देना, ठीक है। चलो अब सुनो बच्चों, सॉरी ना। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई भी एटम है, उस एटम के नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो कक्ष होते हैं, उनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। कहने का मतलब, मान लो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा उसका? 2 होगा। 4 प्रोटॉन है तो कितना? 4। 6 हैं तो 6, 8 हैं तो 8, 10 हैं तो 10। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसको बताता है? आप क्या बताओगे? किसी भी एटम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसको बताता है। समझ गए मेरी बात? अब वो भूल जाओ कि न्यूट्रल केस में इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ाएंगे। अभी हम कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। ज्यादा एकदम बताऊंगी ना कॉम्प्लेक्स कि अभी न्यूट्रल केस में ऐसा होता है, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो सब अभी रुक जाओ, ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा आता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम बोलते हैं हिंदी में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। अब एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास इन दोनों का सम होता है बच्चों। किस किस का? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है, जो जोड़ है, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। और सिर्फ प्रोटॉन काउंट कर रहे हो तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब इनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताना Z से, Z से। और एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं? A से, A से। मान लो कोई भी X नाम का एलिमेंट है, X नाम का एलिमेंट मान लो आप, मैंने X मान लिया, Y मान लो, Z मान लो, मैंने X नाम का एलिमेंट माना। इस X नाम का एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो इसके पैरों में लिखा जाता है। ये इसका पैर है और पैरों में लिखा जाता है इसका Z। और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसके सर पे लिखा जाता है A, और A का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। अब मुझे बताओ कि ये X नाम का एलिमेंट है, इसका Z किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू प्रोटॉन। कुछ समझ में आ रहा है? Z किसके बराबर होगा? इक्वल टू प्रोटॉन, क्योंकि Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ मुझे इसका Z क्या है? Z किसको बता रहा है? Z किसकी संख्या को बता रहा है? प्रोटॉन की संख्या को बता रहा है। और A किसको बताता है? P प्लस N, P प्लस N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को कौन बताता है? एटॉमिक मास बताता है। भैया इतना क्लियर हुआ?
कुछ नहीं, मैंने बोला कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में, उसके नाभिक में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है, उसका Z है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको मेरी बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और उनमें से एक बात ये है आइसोटोप। आपसे पूछे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है? आइसोटोप सबसे पहला तो सेम एलिमेंट के होते हैं, एक ही एलिमेंट। सेम का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट। यहाँ पर एक ही एलिमेंट के, ऐसे नहीं है कि एलिमेंट 3-4 हो गए, एक कार्बन हो गया, एक पोटेशियम हो गया, एक कैल्शियम हो गया, इन सब के आइसोटोप्स एक ही होंगे, नहीं। एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। तो सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसमें एटॉमिक नंबर तो उसका सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। और एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक तो उसका एक ही हो, लेकिन उस एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग हो। एटॉमिक मास क्या हो उसका? डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब क्या हो? अलग अलग। और एटॉमिक मास का मतलब क्या है उसका? A। और A बोले तो आप क्या बताओगे? परमाणु भार उसका। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, आपको दिखने में दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो उसका? डिफरेंट। और डिफरेंट का मतलब क्या है? अलग अलग। तो ऐसा एलिमेंट क्या, ये प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की क्या कहलाती है? आइसोटोप कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है। अब सुनो मेरी बात एक कॉमन सी भाषा में। मैंने बोला ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। सेम एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास हो सकता है, और जब अलग अलग एटॉमिक मास होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आप बताओगे? आइसोटोप, समस्थानिक कहते हैं। अब मुझे बताओ कि Z सेम है या A सेम है? कभी कभी तो सिंबल्स में लैंग्वेज लिखी हुई आती है। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और एटॉमिक मास को A से। तो आप ऐसे याद कर लो, किसी भी तत्व का Z तो क्या हो? एक जैसा हो, और A क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप, समस्थानिक कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, वो सुनो क्या बनती है, देखना, ध्यान से सुनना, है ना। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है? एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कॉमन क्या आ रहा है? प्रोटॉन यहां पर भी है, प्रोटॉन यहां पर भी है। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है? बराबर होती है भैया, बराबर। अलग क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। अलग क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। भाई एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब सम कर दो तो वो एटॉमिक मास बन जाता है। तो प्रोटॉन तो कॉमन है ना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। यहां पर भी प्रोटॉन है, यहां पर भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो अलग अलग नहीं हो सकते। संख्या किसकी अलग अलग हुई होगी? न्यूट्रॉन की। तो बच्चों एक डेफिनेशन और बनती है आइसोटोप्स की, क्या? कि जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो? सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ये एनडीए का एग्जाम का क्वेश्चन है। एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सोचिए कितना थका हुआ क्वेश्चन है। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। तो आप बताएंगे समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो, कहने का मतलब परमाणुओं की प्रोटॉन की संख्या बराबर हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। मैम एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसके 3 आइसोटोप होते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं जिनको हम लिखते हैं 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3।
1H1 को नाम देते हैं प्रोटियम, सेम नाम हिंदी में है इसलिए लिख नहीं रही हूं, लिख देती हूं। चलो 1H को नाम देते हैं प्रोटियम, 1S2 को नाम देते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसी को हैवी वाटर कहा जाता है, D2O, ड्यूटेरियम, पढ़ाऊंगी सब पढ़ाऊंगी, ड्यूटेरियम। और 1S3 को कहा जाता है ट्रीटियम या ट्रीटियम ऑक्साइड। ठीक है, 1S2, 2S2, 1S2, 1H1, 1S3। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने कहा किसी भी एलिमेंट के पैरों में कौन होता है, पैरों का मतलब क्या है, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, Z से। ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास A। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर 1 1 1, तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो क्या हुआ, सेम हुआ। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, सेम है। और एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये हाइड्रोजन के क्या कहलाएंगे, ये आइसोटोप हैं बच्चों तीनों। ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 को प्रोटियम, 1S2 को ड्यूटेरियम, 1S3 को ट्रीटियम। अब मुझे ये बताओ कि इनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर है या न्यूट्रॉन की। भाई मैम एटॉमिक नंबर सेम है, एंड एटॉमिक नंबर सेम है तो A इज इक्वल टू P, A इज इक्वल टू P। तो प्रोटॉन इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, प्रोटॉन बराबर है तभी तो एटॉमिक नंबर सेम हुआ। भाई मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो तीनों में प्रोटॉन 1 1 है क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, ओ सॉरी ए नहीं लिखा जाएगा, Z, ये प्लीज इसका सिंबल सही करना, Z इज इक्वल टू P। अब जब मैं एटॉमिक मास की बात करूंगी तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, P प्लस N, P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो यहां पर प्रोटॉन तो बराबर है, इसका मतलब क्या बराबर नहीं है, न्यूट्रॉन बराबर नहीं है। कैसे, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 1H1 का ऐसे एटम का इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन यहाँ 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। जितना प्रोटॉन था वही प्रोटॉन ऊपर है। 1H1 को ऐसे बनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, आप बता देना प्रोटियम में प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसीलिए इसको 1H1 बोलते हैं। दूसरा, ड्यूटेरियम को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बच्चों, यहां पर प्रोटॉन हैं वो 2 होते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो 1 होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, ओ क्या कर दिया मैंने, सही तो लिखा है क्या, हाँ। तो आप बताएंगे प्रोटियम में क्या होगा कि 1 आपका क्या होगा, ओ प्रोटॉन तो 1 ही बनेगा ना, 2 कहां से हो जाएंगे बच्चों, गलत कर दिया मैंने, प्रोटॉन 1 ही होगा बट न्यूट्रॉन भी 1 आ जाएगा। देखो कैसे, प्रोटॉन ये है, 1 प्रोटॉन तो 1 एटॉमिक नंबर हो गया इसका, और 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास बन गया। भाई एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ सम, तो 1 प्लस 1 जुड़ गया तो ऊपर 2 लिखा गया। ठीक है, अब आओ इसका ट्रीटियम का, ट्रीटियम का कैसे बनाओगे, तो प्रोटॉन तो 1 आएगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा बराबर रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे, आप बताओगे 2। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2, तो 2 और 1 3, तो ऊपर 3 आ गया और नीचे प्रोटॉन आ गया 1। तो ये हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप है, हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है। अब मैम आप यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं आइसोटोप, बहुत वैलिड रीजन है इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं। अब एक बार फिर सुन लो मैम ने क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होती हैं,
कैसे? उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और एटॉमिक मास उनका अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है, और एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। तो प्रोटॉन तो हमेशा कॉमन रहेगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में, अलग क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो एक ही तत्व में जब प्रोटॉन की संख्या एक जैसी है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो उस तत्व के उस रूप को हम आइसोटोप समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो जितना प्रोटॉन तो एक ही एटॉमिक नंबर और एक ही एटॉमिक मास। और एक बात ध्यान से सुन लो, आपकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन या प्रोटियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होता है, एक एक। देखो, एटॉमिक नंबर भी एक, एटॉमिक मास भी एक, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होता है। यह भी सीजीएल का एग्जाम का क्वेश्चन है कि वो कौन सा तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है? प्रोटियम। हाइड्रोजन नहीं बोल सकते। अब ऑप्शन में हाइड्रोजन होगा तो हमारी मजबूरी होगा लेना हाइड्रोजन का आइसोटोप का मतलब क्या हो गया? प्रोटियम। ठीक है, चलो, वैसे हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप का देखेंगे तो अलग अलग होता है। तो अगर ऑप्शन में प्रोटियम हो तो वो भी सही कर देना। तो मैम यहाँ पर एटॉमिक नंबर एक था, एटॉमिक मास भी एक, यहाँ पर भी प्रोटॉन एक, यहाँ पर भी प्रोटॉन एक, यहाँ पर प्रोटॉन एक, यहाँ पर भी प्रोटॉन एक, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों? एक न्यूट्रॉन और ऐड हो गया, तो P+N जुड़ा, 1 + 1 2 चला गया ऊपर। यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन थे, 2 के साथ एक प्रोटॉन को जोड़ दो, 3, तो ये ट्रिटियम हो गया। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या पढ़ा रही थी, इस चीज को यहां पर ले आओ। मैं क्या पढ़ा रही थी आपको? पीरियोडिक टेबल। कहां से कहां चले गए हम, पर लेकिन चलना जरूरी था। अब देखो कैसे, मैंने बोला कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी उसमें कुछ लिमिटेशन रखी गई थी, उसकी लिमिटेशन निकली थी, कमियां निकली थी। पहली कमी तो कोबाल्ट और निकल की निकल गई। अब दूसरी कमी सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकली? इनकी पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर थी? ये पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर बनी थी? एटॉमिक मास के आधार पर बनी थी। लेकिन एटॉमिक मास तो एक ही एलिमेंट का अलग अलग भी हो सकता है। अभी तो एग्जांपल दिया। इन्होंने क्या कहा आपके, ये देखो, कौन? आपकी पीरियोडिक टेबल। इन्होंने हाइड्रोजन को रखा यहां, तो भाई आपने सिर्फ हाइड्रोजन को रख दिया और आपने अपनी पीरियोडिक टेबल का सिद्धांत क्या दे दिया? एटॉमिक मास दे दिया। और आपको क्या ये नहीं पता है कि एक ही एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग हो सकता है? इसका मतलब आपको हाइड्रोजन के साथ साथ इसके आइसोटोप भी रखने पड़ेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आपकी पीरियोडिक टेबल का सिद्धांत क्या है? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार तो अलग अलग हो सकता है एक ही तत्व का। अभी बताया मैम ने 1H1, 1H2, 1H3, तो इन तीनों को रखो ना आप यहाँ पर, इन तीनों को रखो, है ना? तो ये अब जब इनसे ये क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि इनको सामने बैठा के क्वेश्चन किया गया, नहीं, इसका मतलब बाद में जब ये लोगों को पता लगा कि आइसोटोप भी कुछ होते हैं, तो भैया आइसोटोप को जगह दो, और इन्होंने जगह रखी नहीं आइसोटोप के लिए। इसलिए बच्चों ये एक कमी और निकल गई। क्या कमी? तो आप यहां पर लिख दो ही डिडंट, आप क्या लिखोगे यहां पर कि he didn't determine place for isotopes. He didn't determine place for isotope. मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी, जबकि छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। किसके आधार पर? एटॉमिक मास के आधार पर। लेकिन एटॉमिक मास ही जब अलग अलग हो जाएगा तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो बदल जाएंगी, इसलिए आपको आइसोटोप को जगह देनी पड़ेगी। और क्या ये आइसोटोप को जगह दे पाए? आप बताओगे इन्होंने आइसोटोप्स के लिए खाली जगह नहीं, आइसोटोप्स के लिए
जगह नहीं छोड़ी, के लिए स्पेस नहीं रखा, और यही इनकी सबसे बड़ी कमी निकल के आई। इन्होंने स्पेस नहीं रखा। ही डिडंट डिटरमाइंड द प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तो हो गया इनका रूल, इनका पीरियोडिक लॉ क्या हो गया, फेल। इनका आवर्त नियम क्या होने लग गया, फेल। तो ये कमियां थी। पहली कमी तो यही निकल गई। तो एग्जाम में पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल की क्या कमी थी, आप बता देना। एक तो ये थी, दूसरा क्या उन्होंने आइसोटॉप्स के लिए जगह रखी थी, आप बताओगे नहीं, इसलिए ये हो गई फेल। क्या होगी, मेंडलीव्ज़ी की पीरियोडिक टेबल फेल हो गई प्यारे बच्चों। ये सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटॉप बताए हैं, ऐसे सब एलिमेंट के होते हैं बच्चों। आपको पता है, आप पढ़ते हैं कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14, आगे पढ़ाऊंगी आपको। यूरेनियम 233, यूरेनियम 238, पढ़ते हो? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, आगे कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप रखते हैं, तो बताओ, सोचो। एक होता है पोलोनियम, एक एलिमेंट है पोलोनियम, उसके 27 आइसोटॉप होते हैं। अब तुम सोचो 27 को जगह देती तो पीरियोडिक टेबल कितना बड़ा बन जाता। और हमें क्या करना था, हमें तो एलिमेंट्स पे स्टडी इजी करनी थी, है ना। और यहाँ पर तो फिर पता नहीं रायता ही बन जाता। इसलिए इनके पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई बच्चों। लेकिन पीरियोडिक टेबल के जनक हम इनको ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले ग्रुप और पीरियड इन्होंने ही बनाए थे। अब आई बच्चों आपकी इसके बाद MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या आया, अब आया बच्चों आपका MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो सबसे सक्सेसफुल है। आज तक हम इसी को पढ़ते हैं। इसको लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ, यहाँ से जन्म हुआ आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का, और जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, MPT। अब इन्हीं की, किसकी, मेंडलीव्ज़ी की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उसी को सुधार करके एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोज़ले। इन्होंने क्या दे दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपसे पूछे कि MPT किसके द्वारा दी गई, आप बताओगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले कब, इन 1913, 1913 में। और इसी पीरियड, देखो जो कमियां थी ना उनको सुधार कर, और जो नए एलिमेंट्स की खोज हो गई थी 1913 तक, उन सबको ऐड करके एक नया पीरियोडिक टेबल बना दिया। इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को एक नाम और भी देते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल को लंबा बना दिया हमने। जो कमियां थी वो सुधार दी, नए एलिमेंट को ऐड कर दिया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसका एक नाम और भी होता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि MPT का दूसरा नाम क्या होता है, आप बताना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी थी उसी को लंबा कर दिया हमने। किसके द्वारा दी गई, मोज़ले। और कब, इन 1913। अब इन्होंने क्या रूल, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक अगेन लॉ दिया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम लिखो, किनके, हेनरी मोज़ले। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो। ओहो, सांसें फूल गई अब तो। एक सेकेंड रुकना, पानी पी लें थोड़ा सा। आधुनिक आवर्त नियम। और बच्चों पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी कमी कौन सी थी, किसके आधार पर थी, वो एटॉमिक मास के आधार पर थी। अब कौन आए आपके, हेनरी मोज़ले जी। इन्होंने कहा भैया एटॉमिक मास का नाम ही खत्म करो, एटॉमिक मास का नाम ही खत्म करो। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, और उसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला था। इन्होंने कहा था किसी भी एलिमेंट की
physical and chemical properties are depends on their atomic number, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास का नाटक ही खत्म कर दो आप, ऑन देयर एटॉमिक नंबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? उसके परमाणु क्रमांक पर। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करेंगे, लेकिन नहीं। किसने बोला? हेनरी मोज़ले जी ने कहा कि नहीं भैया, इसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर? उसके एटॉमिक नंबर पर। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वैसी उसकी उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएंगी। कैसे? आपने एक नाम सुना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने ये निकालना आता है आपको? नहीं आता है, मैं सिखाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको लिखते हैं EC। ऐसे लिखा है 1s2 2s2 2p 2p6, ये सब आपको लिखना आता है? नहीं लिखना आता ना, मैं समझा दूंगी। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है? किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर। और आपके हेनरी मोज़ले जी ने कहा कि जब आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके जो सबसे बाहरी कक्षा है उस बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर निर्भर करेंगे उसके भौतिक और रासायनिक गुण। अरे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, आगे सब समझ में आ जाएगा। तुम ये सब छोड़ो, अभी राम गाथा इतनी छोड़ो। अभी तुम इतनी याद रखो कि जो भी हमारी MPT बना है वो किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और इसी लॉ के आधार पर, इसी एटॉमिक नंबर के आधार पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते गए और हमारे सामने तैयार हो गई क्या? पीरियोडिक टेबल। हमारे सामने क्या बन गई? आवर्त सारणी बन गई। और ये आवर्त सारणी बनी तो इसमें क्या थे? 18 ग्रुप थे, 18 समूह थे, और आवर्त कितने थे? 7 पीरियड। तो आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितने होते हैं? 18। पीरियड कितने होते हैं? 7। अब बताओ ग्रुप कौन से थे? ऐसी वाली लाइन ग्रुप थी, तो ये कितनी होंगी लाइन? 18। और ऐसी वाली लाइन कितनी होंगी? 7। ये क्या थे? पीरियड। आ जाओ दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल में कि कैसे। आओ, ये देखो बच्चों, ये है आपका साफ अक्षरों में लिखा हुआ है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। अब गिनो, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, ऊपर से नीचे आओगे तो ग्रुप ही तो है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओहो कहाँ चला गया, क्या कर दिया मैंने? 12 13 14 15 16 17 और 18। तो कितने ग्रुप हो गए? 18। आवर्त देखो, पहला आवर्त जिसमें हाइड्रोजन है उधर हीलियम है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा लिथियम वाला, ये तीसरा सोडियम वाला, ये पोटेशियम वाला चौथा, ये रुबिडियम वाला 5वां, ये सीजियम वाला 6वां, ये फ्रांसियम वाला 7वां। तो पीरियड कितने हुए? 7। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। और ग्रुप समूहों की संख्या कितनी है? 18। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस। चलो आगे। अब बच्चों इस चीज को भूल जाओ, पीरियोडिक टेबल को। अब तुम मेरे साथ आओ, याद कैसे करानी है मैं सब कराऊंगी। अब हमने ना
इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांट दिया, 4 ब्लॉक SPDF। ये इनके क्वांटम नंबर होते हैं, किसी भी एलिमेंट के क्वांटम नंबर होते हैं। अभी आपको क्वांटम नंबर पता नहीं है ना, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बता देंगे हम आगे क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक में, 4 खंडों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? SPDF। कैसे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल को? तो रफली अगर आप बनाना चाहोगे तो पीरियोडिक टेबल आप ऐसी दिखेगी आपको, ऐसी, ये आपकी पीरियोडिक टेबल, और ऐसे आपके नीचे, अरे बाप रे सांसें कितनी फूल रही हैं मेरी, ऐसी दिखेगी आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर आप अपने कॉपी में बनाओगे तो ऐसा बनाओगे। ये जो यहाँ पर इस ब्लॉक को बोलते हैं S, ये आपका S है, ये वाला जो छोटा सा बनाया ये S है। ये जो बड़ा सा बनाया है ये P है, ये जो बीच वाला है D है, और ये जो अलग बना हुआ होता है ना नीचे, ये F होता है। अलग क्यों होता है सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो कौन कौन से ब्लॉक हो गए? ये S हो गया, ये P हो गया, ये बीच वाला D हो गया, ये F हो गया। देखो पीरियोडिक टेबल में ये क्या है? S ब्लॉक। ये क्या है? P ब्लॉक। ये क्या है? D ब्लॉक। ये नीचे वाला क्या है? F ब्लॉक। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? S P D F, SPDF। ये क्वांटम नंबर के आधार पर इनको रखते हैं, आगे समझाएंगे हम क्वांटम संख्या क्या होती है। SPDF, SPDF समझ में आ गया? चलो मैम आ गया। अब सुनो बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो साफ साफ लिखा हुआ है 1 नंबर और 118 नंबर। यहाँ पर हमने इसको कैसे ले लिया? SP वाला है क्या ये? अच्छा 82 83। ओफो, ये कंप्लीट वाली नहीं लगाई क्या इसने पीरियोडिक टेबल? हमने कहा था कंप्लीट वाली लगाना, इसने यहाँ वाला एक कॉलम छुड़वा ही दिया। चलो यहाँ पर हम सारे नोट करवा देंगे, देखो कोई बात नहीं, हम ऑरली नोट करवा देंगे। देखो यहाँ 111, यहाँ 112, ये नए एलिमेंट ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये 113, ये 114, 115, 116, 117, 118, ये मान लो कि मैम ने लिखे हैं, इसमें ऐड हो गए। ये न्यू एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये पुरानी उठा ली गई गूगल से, मैं नई वाली उठाऊंगी आपके लिए, ठीक है। ये नए एलिमेंट, इनके नाम भी लिखवाऊंगी आपको, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बच्चों अब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 118। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। लेकिन अगर आप पुरानी NCERT पढ़ोगे तो उसमें 114 हैं। उसमें कितने हैं? 114। अब इस चीज को लिख लो कि जो MPT है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने हैं? कुल ज्ञात तत्व, मतलब जिनका हमें पता है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं बच्चों? 118। लेकिन अगर आप पुरानी NCERT पढ़ते हैं, मैं लिख देती हूँ ओल्ड NCERT, तो बच्चों वहाँ पर कितने निकलेंगे? 114, क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए हैं, 15, 16, 17, 18, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इन नॉन में से, टोटल नॉन एलिमेंट्स में से कितने नेचुरल हैं और कितने आर्टिफिशियल हैं? कितने नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो नेचुरल हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। और फिर आपसे पूछे कि कितने आर्टिफिशियल हैं? आर्टिफिशियल का मतलब समझते हो? जिनको इंसान ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है, वो कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। कितने नेचुरल हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं? तो बच्चों अगर आप 118 को काउंट कर रहे हैं और अपडेटेड NCERT के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 92 तो जो हैं वो नेचुरल हैं, और बाकी कितने बचे? 26। तो ये 26 क्या हैं? आपके आर्टिफिशियल। लेकिन अगर आप पुरानी NCERT पढ़ते हैं तो बच्चों उसमें नेचुरल को दे रखा था 98 और यहाँ 20 दे रखा है। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये चीज़। पहले ना 6 एलिमेंट ऐसे थे जिनको आपने क्या मान रखा था? नेचुरल मान रखा था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। पता लगने लगा धीरे धीरे कि इंसान ने खोज की है उसको, तो इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो नेचुरल कितने हैं? 92,
आर्टिफिशियल कितने हैं? 26, जो मैन मेड हैं, जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये मिलेगा आपको, देख लेना एक बार। लेकिन आप इसको इस हिसाब से याद करो कि 92 नेचुरल एंड 26 आर्टिफिशियल। ठीक है बच्चों, याद हो गया। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट होता है मामला। क्या मामला? मैंने ये तो बता दिए कि ब्लॉक कितने होते हैं? 4, SPDF, 4 ब्लॉक होते हैं। अब आपको याद करने हैं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। मुझे बताओ टोटल ग्रुप कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? 18 है। ग्रुप कितने हैं बच्चों? 18 है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, एंड एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जो एस ब्लॉक है ना, उसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट पहला, ग्रुप दूसरा। ये देखो, दिखाऊं साथ में, दिखाती चलूं। ये हमारा एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। तो ये क्या हो गया? पहला ग्रुप। भाई ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं, वही तो होते हैं। ये दूसरा ग्रुप। तो ये दोनों को एक साथ मिला के मैं कौन सा ब्लॉक बोल दूं? मैम आप एस ब्लॉक बोल दो। क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या मैं बोल सकती हूँ? यस और नो बोल सकती हो मैम। ठीक है, ये हो गया एस ब्लॉक। अब आओ बच्चों क्या पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक आता है बच्चों ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 के बीच में। 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा? 18। देखो कौन कौन से, ये देखो। बच्चों एक बार सुनो ध्यान से, इधर आओ। ये कौन सा ब्लॉक है? एस। ये मैम ने कौन सा बताया था? पी। ये डी बताया था, ये नीचे वाला क्या बताया था? एफ। तो देखो पहला और दूसरा किसका भाग हो गया? एस का। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये 3 से लेकर और 12 तक हैं। ये किस ब्लॉक में हैं? ये डी ब्लॉक में हैं। लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक पे बात कर रहे हैं। तो 12 तक तो यहां आ गए भाई, 2 यहां आए और 3 से 12 यहां आए डी में। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो पी में कौन कौन से आया? 13 से लेकर 18 तक। तो याद रखिएगा ये 2 थे, ये एस, बीच वाला डी, 3 से लेकर 12 तक, आखिरी वाला 13 से लेकर 18 तक पी बनेगा। तो अब मैं यहां पर क्या लिख दूं कि पी ब्लॉक में कौन कौन सा है? 13 से लेकर 18 तक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। चलो अब आओ बच्चों यहां पर डी ब्लॉक। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन सा ग्रुप आएगा? देखो वहां पर कौन कौन से ग्रुप आएंगे। अब आप मुझे देखो डी में कौन कौन सा बचा? पहला दूसरा यहां काउंट हो गया, तो कौन सा बचा? तीसरा बचा, चौथा बचा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये 3 से लेकर 12 तक किस में आएंगे? डी में आएंगे। समझ में आ रहा है? पहला दूसरा एस ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक। तो फिर मैम एफ ब्लॉक में कौन आएगा? ग्रुप तो 18 ही होते हैं, ग्रुप तो 18 ही होते हैं। 18 आपके खत्म हो गए, तो एफ ब्लॉक में कौन आएगा? बच्चों एफ ब्लॉक इसी का पार्ट है, डी का ही। कैसे? तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, एक एक चीज गौर से सुनना बच्चों। देखो ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका 58 नंबर, दिख रहा है 58 नंबर, और ये है आपका 57 58 है ना। तो ये 57 के बाद के ही एलिमेंट हैं जिनको हमने नीचे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि इनकी थोड़ा सा
कैरेक्टर हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये है कौन से ब्लॉक का हिस्सा? डी ब्लॉक का ही हिस्सा है ये नीचे वाला भी, ये नीचे वाला भी डी ब्लॉक का ही हिस्सा है। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। 57 था, ये 58 है, 71 है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका 90 है, ये 90 है, ये 89 है। तो इसी के आगे के थे जिनके कुछ अलग लक्षण हैं। कैसे लक्षण हम बताएंगे आपको, जिनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो इनको हमने नीचे डाल दिया, इनको हमने नीचे डाल दिया। तो कहने का मतलब है कि मैम जो हमारा डी ब्लॉक था उसी के हमने 28 एलिमेंट, ये टोटल 28 है बच्चों, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ऊपर वाले, 14 नीचे वाले। अभी बताऊंगी क्यों अलग करा। 14 ये, 14 ये, इनके अलग कुछ करैक्टर थे, इन डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से नहीं मिल रहे थे, कुछ अलग थे, कुछ सिमिलर थे, इसलिए हमने इनको अलग धक्का मार दिया और इनको नीचे खिसका दिया। तो बताओ डी ब्लॉक के 28 एलिमेंट को ही हमने कहाँ शिफ्ट करा? एफ ब्लॉक में। तो ये एफ ब्लॉक है नीचे वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एस पी डी एफ समझ में आ गया होगा। एस में कितने ग्रुप? 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। डी में कौन सा? तीसरे से लेकर 12वें तक, 3 से लेकर 12 तक। पी में 13 से लेकर 18 तक। और इसी डी के 28 एलिमेंट को हमने नीचे डाल दिया। तो आप बता सकते हैं कि डी का ही 28 एलिमेंट एफ में शिफ्ट हुआ है। क्यों हुआ वो हम अभी आपको बताएंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, मैं एक बार कमेंट सेक्शन ऑन करवा लूँ थोड़ा सा, क्योंकि बेटा कमेंट सेक्शन ऑन करना, क्या पता आपको क्या चल रहा हो आपके दिमाग में, थोड़े से फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब कमेंट करें आप, यस और नो। इतनी बात समझ में आई? फिर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा, जल्दी बताओ। एक कह रहा है मैम आप टाइम पे क्यों नहीं आती? मैं एकदम टाइम पर आई। कैसे बात ही कर रहे हो? यस और नो। इतनी बात समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तुम लोगों को? अरे मेटल कितना होता, नॉन मेटल कितना होता, मेरे भाइयों रुक जाओ, सब पढ़ाएंगे हम। अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है पीरियोडिक टेबल का, अभी तो 6-7 घंटे और पढ़ना है। तुम इतना बताओ जो पढ़ाया उतना वो समझ में आया कि नहीं आया, बस इतनी बात बता दो तुम। ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है। एक तो दिल बना के भेज रहा है, क्लियर है? चलो आगे चलो। आप अभी बताएंगे हम मेटल कितनी है, नॉन मेटल कितनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब बताऊंगी मैं, ठीक है? सांसें फूल रही हैं बस मेरी, है ना? चलो अभी रुको। अच्छा लगा? ठीक है, चलो। चलो हो गया, देख लिए मैंने आपके कमेंट। अब आओ बच्चों, हम बात करेंगे इन एस पी डी एफ में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे एस पी डी एफ के टोटल एलिमेंट्स की। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो, अब आओ बच्चों, एस सबसे पहले लिखो एस ब्लॉक। अब मुझे ये बताओ कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब मैं कमेंट नहीं पढ़ रही। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आए बताओ? ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ये बात समझ में आ जाएगी अब तो मैं लिखूंगी जब। क्यों? क्योंकि मैम यही तो एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक में यही तो एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ही तो ग्रुप आएगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स इन एस ग्रुप, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कुल तत्व एस ग्रुप में कितने तत्व हैं, कुल तत्व कितने हैं, ग्रुप कौन कौन से, पहला और दूसरा। तो बच्चों जोड़ लो ना पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को, जोड़ना जरा कितने हैं, जोड़ो जल्दी। कितना लिखूं फिर? हाँ जी जल्दी बताओ कितने हैं, कितने हैं? जोड़ोगे तो कितने होंगे?
काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं? 13। तो मैं कितने लिख दूं यहां पर? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 13। अब इन 13 में से सुनना आप मेरी बात, अब इन 13 में सुनना आप मेरी बात, ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है बच्चों। ये क्या है? नॉन मेटल। ये अधातु है। अब धातु अधातु क्या होती है हम सब बताएंगे, इसको छोड़ दो, नॉन मेटल है ये। बाकी ये जो 12 है ना बच्चों, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। तो आप इसी में आगे लिख दो कि 13 एलिमेंट हैं जिसमें से एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल क्या होती है हम बताएंगे आपको। एक अधातु है, और अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। और बाकी के 12 क्या है? मेटल्स, धातु। अभी आगे वापस आऊंगी, एक एक करके पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूं। एस ब्लॉक 2 ग्रुप, दोनों ग्रुप के टोटल एलिमेंट्स 13। लेकिन बच्चों कभी कभी ना 12 भी होता है यहाँ पर, कभी कभी किताबों में 12 भी लिखा हुआ होता है। अब क्यों लिखा हुआ होता है 12, वो समझो मेरी बात। वो क्यों लिखा होता है वो मेरी बात समझो। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना, ये आवारा तत्व होता है। आवारा समझते हो? जैसे गली में कुत्ते आवारा होते हैं, आज इस गली में, कल उस गली में, परसों इस गली में, है ना। लेकिन बच्चों जैसे जैसे कुत्ता आवारा होता है ना, वैसे हाइड्रोजन भी आवारा होता है। कभी तो यह हाइड्रोजन ना इस पहले ग्रुप की तरह भांति काम करता है, और कभी कभी ना ये 70वें ग्रुप में जाने की भी कोशिश करता है। कभी इसके कैरेक्टर यहाँ पर हैं उनके जैसे शो करता है, और कभी कभी यहाँ के जैसे लक्षण भी शो करता है। इसलिए हाइड्रोजन का आज तक प्लेस डिटरमाइंड नहीं किया गया है। हम इसको 1 नंबर पे रखते हैं बच्चों, लेकिन बताऊं इसके कैरेक्टर एस ग्रुप में रहने लायक, कभी कभी एस ग्रुप में रहने लायक दिखाता है ये, और कभी कभी ये पी ग्रुप 70वें ग्रुप की तरह भांति, पी ब्लॉक के 17 नंबर का जो ग्रुप है उसके भांति भी काम करता है ये। इसलिए हाइड्रोजन को अगर इसमें ना काउंट करो तो 12, काउंट कर दो तो 13 हो गया मैम। ये हो गया एस ब्लॉक। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। एस ब्लॉक में टोटल कितनी धातुएं हैं? 12। यह क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे 4 ऑप्शन देगा, एक हो गया कैल्शियम, एक हो गया क्रोमियम, एक हो गया मैग्नीज, एक हो गया आयरन। पूछेगा इन चारों में से एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं याद कराऊंगी आपको, अभी रुक जाओ। ठीक है, हो गया। चलो मैम अब चलते हैं हम किस पर? पी ब्लॉक पर। सुनते जाओ, कमेंट मत करो, इसीलिए तो मैं कमेंट सेक्शन बंद करवाती हूं। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं जरा जल्दी से बताना। पी ब्लॉक में मैम कौन कौन से ग्रुप आएंगे? ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक। कितने? 13 से लेकर 18 तक। अब बच्चों यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे? तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनते हैं यहाँ पर अपडेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से? ध्यान से सुन लेना, अपडेटेड एनसीईआरटी, पुराने वाला नहीं, अपडेटेड एनसीईआरटी। ठीक है, कुल तत्व 37 एलिमेंट्स। कुछ बुक्स में यहाँ पर 36 भी लिखा हुआ होता है, कुछ में 35 भी लिखा होता है, सब रीजन दूंगी, अभी ध्यान से सुन लो बस। 37 एलिमेंट। मैम 37 कैसे बने? आओ यहाँ पर, पी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब बच्चों सुनना ध्यान से, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में? 118। ये कितना है? 110। यहाँ कौन है? 111। यहाँ कौन है? 112। ठीक है, यहाँ कौन है? 113, 114, 115, 116, 117, 118। ऐसे पीरियोडिक टेबल है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी ये इसमें नहीं है, लेकिन नीचे ये नए एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, सबके नाम लिखवाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, सुनो आप मेरी बात। टोटल एलिमेंट्स काउंट करवाती हूँ आपको पी ब्लॉक के, काउंट करो।
ये तो डी है ना, इधर ये काउंट नहीं करने, 111 112 काउंट नहीं करने हैं, लेकिन ये काउंट होंगे 113 114 115, क्योंकि ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है बच्चों, ये पूरा पी ब्लॉक है। अब काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ एकदम, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। अब मुझे बताओ कि टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 37। लेकिन बच्चों जब इन एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, ये नीचे वालों की खोज नहीं हुई, तब हम इस पी ब्लॉक को हम ऐसे मानते थे। और अब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो कभी कभी ना बुक्स में 31 भी लिखा हुआ होता है, 31 एलिमेंट्स भी होते हैं। तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा कि जब तक इनकी खोज नहीं हुई थी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो एलिमेंट हैं ये नए ऐड किए गए हैं किस ग्रुप में, आप बताओगे, पी ब्लॉक में। तो यहां लिख देना 37 एलिमेंट्स तो न्यू पीरियोडिक टेबल मतलब अपडेटेड, लेकिन यहां पर 6 क्या हैं, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की बात कर रही हूं सिर्फ, इसमें 6 नए एलिमेंट जोड़े गए हैं। ये सब पढ़ाऊंगी मैं, चिंता नहीं करो तुम कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे। फिलहाल लिख लो कि 37 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 एलिमेंट्स हैं वो नए ऐड किए गए हैं। ठीक है बच्चों, बता दोगे। और बच्चों ये पीरियोडिक टेबल का इकलौता है ये पीरियोडिक टेबल का अरे यार क्या हो गया, ये पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मेटल्स भी होती हैं, धातु भी होती हैं एंड नॉन मेटल्स भी होती हैं। नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है, अधातु एंड मेटेलोइड भी होते हैं। अब मेटेलोइड क्या होते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु, जो कभी कभी धातु की तरह काम करते हैं, कभी कभी अधातु की तरह काम करते हैं, उनको हम मेटेलोइड बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों चीज होती हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाई जाती हैं, पी ब्लॉक। कैसे, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ, ये पी ब्लॉक है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू कलर से, एल्यूमिनियम, अरे भाई यार तू भी यार रुको, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, आपका क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टी आई है ना, टेलुरियम, यहाँ पर जर्मेनियम, ये आपका एंटीमोनी, ये आपका पीबी लेड, और ये ठीक है। ओहो क्या कर दिया मैंने, कैसे बता रही हूँ, सुनो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल मुझे लगानी ही नहीं चाहिए थी। देखो ये एल्यूमिनियम हो गया, ये गैलियम हो गया, ये इंडियम हो गया, ये सब होती हैं मेटल्स, ये आती हैं मेटल्स की कैटेगरी में, ये धातु में आती हैं। और ये जो है ना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आपका यहाँ पर ये हो गई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सारी होती हैं बच्चों नॉन मेटल। ये होती हैं इधर वाली नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल को बीच की कैटेगरी से जो डिवाइड करता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एंटीमोनी, ये बच्चों बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, ये होते हैं मेटेलोइड। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, सब पढ़ाऊंगी, ये सब होते हैं मेटेलोइड। आप तो इतना जान लो कि ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं एंड मेटेलोइड्स भी हैं। कौन कौन सी, वो सब आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस चीज को लिख लिया आपने कॉपी में कि इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों होती हैं। पी ब्लॉक डन मैम, पी ब्लॉक डन मैम। आओ आप नेक्स्ट आएगा आपका डी ब्लॉक। नेक्स्ट आएगा बच्चों कौन सा,
डी ब्लॉक। और अब हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट, अच्छा ग्रुप कौन कौन से आते हैं डी ब्लॉक में? तीसरे से लेकर 12वें तक। ये क्या है? ग्रुप। ये क्या है? समूह है। कौन कौन से ग्रुप? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, बताया ना, तीसरा 12वां हो गए। अब आता है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। टोटल एलिमेंट्स, कुल ज्ञात तत्व 40 होते हैं बच्चों। कुल ज्ञात तत्व क्या होते हैं? 40। कैसे हैं 40? देखो कैसे हैं 40, गिनो। ये है आपका डी ब्लॉक, 1 2 3 4, एक चार चार की लाइन गिन लो। ये 2 नए हैं बच्चों, ये यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, तो 2 ये काउंट करने पड़ेंगे आपको। ये न्यू एलिमेंट है ना, लाइन पूरी भरी हुई है, ठीक है। तो एक रो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन होगी, एक लाइन में 4 है, तो 10 × 4 40, 10 × 4 40। तो यहाँ पर ये 40 एलिमेंट्स हैं किस ग्रुप में? डी ग्रुप में। तो क्या मैं लिख दूँ कि डी ग्रुप में कितने हैं? 40। और बच्चों जो डी ग्रुप में 40 हैं, 38, एक बच्चा बोला 38, नहीं मेरे प्यारे बच्चा सुन, यहाँ एक नया खोज हुआ है, यहाँ पर भी एक नई हुई है, तो वो जुड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर वो जुड़ेंगे, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जुड़ेंगे बच्चा, यहाँ पर। तो कितने हो गए? 40। और बच्चों एक बात याद रखना, इस ग्रुप में ऑल आर मेटल्स, ये सारी की सारी धातुएं हैं, सभी धातुएं हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ग्रुप, वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें सारे के सारे धातु होते हैं? कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक। उसके बाद आपसे पूछे कि कौन कौन से ब्लॉक में सारी की सारी मेटल पाई जाती हैं, कौन कौन से ग्रुप में, तो ग्रुप कौन सा हो गया? 3 से लेकर 12। ब्लॉक कौन सा है? डी नंबर वाला। और इन एलिमेंट को एक नाम और दिया जाता है बच्चों। क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। रवि ने बिल्कुल सही बोला, रवि ट्रांजिशनल नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? संक्रमण तत्व हैं। अभी फिलहाल लिख दो, अभी समझाते हैं थोड़ी देर में कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिलहाल लिख दो। तो डी ब्लॉक में 40 हो गए। अब कौन सा ब्लॉक बचा बच्चों? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 28, 14 ऊपर 14 नीचे, कितने? 28 एलिमेंट्स, 28 तत्व होते हैं बच्चों। कैसे? ये रहा नीचे वाला, 14 ये ऊपर हैं, 14 नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 28, ठीक है बच्चों। टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। किस में? आप बताओगे एफ ब्लॉक में। और इन एलिमेंट्स को बोला जाता है इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। अभी मैं इन दोनों का मीनिंग बताती हूँ कि ट्रांजिशन क्या होता है और इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल आप क्रॉस चेक करो, काउंट करो पहले। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं बच्चा? कितने होते हैं? 118। अब मुझे बताओ एस ब्लॉक में कितने थे? 13। पी ब्लॉक में कितने थे बच्चों? जल्दी बताना कितने थे, मैं तो भूल गई। हाँ जी जल्दी बताना कितने थे, हाँ जी जल्दी बोलो कितने थे, आप बताओ। अरे हैलोजन ग्रुप क्या होता है, नोबल ग्रुप क्या होता है, मैं सब पढ़ाऊंगी, आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। कितने होते हैं पी ब्लॉक में? 37, डी ब्लॉक में 40 एंड एफ ब्लॉक में 28। काउंट करना, क्या 118 आ रहा है? आंसर 118 आ रहा है। आर्या कह रहे हैं एनटीपीसी के लिए बैच सही है। बच्चा ये बैच, कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप? बताओ टोटल कितने हो गए? 118 हो गए, काउंट करना।
मेरी मैथ्स कमजोर है। अभी बताऊंगी बच्चा व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। रुक जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट बताने के लिए थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। हो गया, हो गया, 118 हो गए। अरे स्नेहा तो क्या हो गया यार, उसको लेवल में लाने के लिए डला दी तो क्या हो गया स्नेहा, इतनी क्यों तुम इरिटेट हो रही हो, बताओ। अब से नहीं होगा स्नेहा, पुराने वाले बैच के बराबर लाने के लिए किया गया था स्नेहा। ये आपकी पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू दिया है मैंने अभी आपको, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी तो मैं बताऊंगी पीरियड्स में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। अभी तो मैं इनके ये बताऊंगी कि व्हाट इज ट्रांजिशन एंड इंटरनल ट्रांजिशन। ये आज टाइम हो गया है, मेरी 8 बजे वापस क्लास है, इसलिए बच्चों ये दोनों अगली क्लास में बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एंड इंटरनल ट्रांजिशन। वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी तो टाइम लगेगा इन दोनों को बताने के लिए। एक मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना होगा आपको, ऑक्टेट रूल बताना होगा, इसलिए बच्चों इसका कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे। अब बताओ यहां तक की क्लास का कोई भी आपको दिक्कत हो तो, यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत हो तो बताओ, पढ़ाए हुए से दिक्कत है तो बताओ, बाकी नहीं, आसपास का नहीं। आप कुछ बोल रहे हैलोजन सब बताएंगे ना, अभी तो मैं पकड़ पकड़ के आपको ये सब याद कराऊंगी, ये इनको याद करने की ट्रिक बताऊंगी। हेलिना ने की रब से फरियाद, बाप मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये सब बताऊंगी। बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या कहते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये याद है आपको। नाना पाटेकर अरसद सब बीमार, ये याद है आपको। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये सब याद कराऊंगी आपको। हो गया, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं मुझसे। बड़ा मजा आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन ऑफ करके पढ़ाने में और आप लोगों को कंटेंट ज्यादा देने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैम बायोलॉजी का क्लास कब से चलेगा? जब बायोलॉजी चल रहा था तो मैम केमिस्ट्री का क्लास कब से चलेगा? अब आप कह रहे हैं बायोलॉजी का क्लास कब से होगा? हेलो, मैं क्लास में हूँ, बताइए, बस छोड़ रही, बस 1 मिनट में। हाँ जी ठीक है, तो 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो वो पूछिए मुझसे, और अब जितना पढ़ाया उससे पूछो, आसपास का नहीं पूछो, ठीक है। जब पढ़ाया ही नहीं है हैलोजन ग्रुप तो कैसे बता दूंगी, अभी हैलोजन ग्रुप नहीं पढ़ाया ना। चलिए मैम कोई डाउट नहीं है, चलिए नहीं डाउट, थैंक यू सो मच, आपकी रात बहुत मंगलमय हो, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ओके। चलो बच्चों खुश रहो, सब लोग अच्छे से रहो और अपना ध्यान रखो, और सबसे अच्छी बात खुश रहो, खुश रहो। चलिए कल मिलेंगे क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो चुका है अगली। थैंक यू सो मच।